हाय फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण कहते किसे हैं, तो हम सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जो एक सीधी रेखा बनाने के लिए अपने युग्मों का इस्तेमाल करता है। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे? एक सीधी रेखा बनाने के लिए सीधी रेखा बनाने के लिए दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये अपना ग्राफ है, इस पे मान लीजिए कोई भी समीकरण, ये है 3x + 4y = 12। इस टाइप का कोई भी समीकरण अगर हमारे पास आता है, समीकरण या तो एक पदी होगा या द्विपदी होगा, जिसमें चरों की संख्या या तो एक होंगे या दो होंगे, लेकिन एक सीधी रेखा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये सीधी रेखा खींची जा रही है, तो ये समीकरण कौन सा हो गया? रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हम समीकरण में चर की बात करते हैं। चर क्या होता है? चर राशि। चर राशि इंग्लिश में क्या होता है? वेरिएबल टर्म। जिसको क्या बोलते हैं? वैसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, अर्थात बदलता रहता है, इसको हम डिनोट x, y, z से करते हैं जनरली, एक्सेट्रा। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के टाइप दूसरा होता है अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, वैसी राशि जिसका मान या वैल्यू हमेशा निश्चित रहता है, जैसे ABC या 1 2 3 ऐसा एक्सेट्रा होता है। अब अचर राशि भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अचर राशि दो टाइप के होते हैं। एक या तो आप कह सकते हैं जो हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे किसी भी चर के पीछे, जैसे ax + by + c है, इस टाइप का चर राशि होता है जो कुछ समय के लिए निश्चित होता है, जबकि एक अचर राशि ये 1 2 3 ऐसे हो गया, ये हमेशा के लिए निश्चित ही रहेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आते हैं
अभी नेक्स्ट है कि रैखिक समीकरण के प्रकार। समीकरण के टाइप कह लीजिए या प्रकार कर लीजिए। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक होंगे। जैसे मान लीजिए ax प्लस बी इजिकल टू 0 है, तो यहाँ पे देख लीजिए ओनली एक ही चर है जो कि x है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या लिखेंगे, ये जो b है ये माइनस अपोजिट चला जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, जो कि हमेशा निश्चित होता है। ठीक है। दूसरा होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले में जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ठीक है, या ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी। ऐसे अलग अलग समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। अगर फिक्स वाले में देखना चाहते हैं तो चल लीजिए 5x प्लस 4y इजिकल टू 20 आपको दे देगा, या 3x माइनस 4y इजिकल टू 12 दे देगा। इस टाइप के समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब कुछ और जानने वाली बातें हैं, कुछ तथ्य हैं जो जानना काफ़ी ज़रूरी है, जो हमें रैखिक समीकरण के चर के वैल्यू निकालने में काम आएंगे। तो हम इसे हल की विधि कह सकते हैं। हल विधि कैसे हल करेंगे, जैसे कोई भी समीकरण है, मान लीजिए ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी है, तो इसमें भी हम किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, जैसे मान लीजिए पक्ष ये पक्ष हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष, तो अगर दोनों पक्षों में समान वैल्यू को घटाते हैं या जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यही है ax प्लस बी वाई है, इसमें अगर हम कुछ भी मान लीजिए k ऐड करते हैं, तो दूसरे साइड भी अगर k ऐड करते हैं तो दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों में या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आता, उनके चर पदों के परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्योंकि अगर ax प्लस बी वाई का मान अगर c था, तो अगर हम ax प्लस बी वाई में अगर k ऐड करते हैं तो दूसरे पक्ष में भी अगर k ऐड करते हैं तो हमेशा बराबर होंगे। और ये तो हो गया पहला टर्म, जोड़ने या घटाने का। अगर यहाँ पे घटा भी देते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो वैल्यू अगर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे, घटाते हैं तो वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं, समान वैल्यू शेषफल या जोड़ने के बाद जो परिणाम है वो समान आएगा। दूसरे में अगर इसी में ax प्लस बी वाई है बराबर c है, अगर इस पद को हम मान लीजिए k से डिवाइड करते हैं, तो दूसरे साइड को भी अगर k से डिवाइड करते हैं तो भी जो भागफल होगा वो दोनों साइड हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे। या मान लीजिए ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी है, अगर इस पद को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर को भी अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होंगे। ये हल करने में हमें काफ़ी काम आने वाला है। चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या है ट्रांसपोजिशन? और ट्रांसपोजिशन को क्या बोलते हैं, अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो इसको बोलते हैं पक्षांतर। पक्षांतर मतलब पक्ष बदलना, पक्षांतर। जैसे मान लीजिए हमारे इक्वेशन ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी है। पक्षांतर, जब कोई भी अगर इक्वेशन है, अगर अपना पक्ष बदल रहा है कि मतलब दायां पक्ष बाएं पक्ष में जा रहा है या दायां पक्ष का कोई भी भाग अगर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जा रहा है, तो वो अपना धर्म बदलेगा, मतलब अपना चिन्ह बदलेगा। जैसे यहाँ पे ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी है, तो अगर हम इसको या इसको अगर दूसरे दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो ये अपना चिन्ह बदलेगा। तो जैसे ax है, अगर हम बी वाई को उधर लेके जाएंगे दाएं पक्ष में तो c, और यहाँ पे ये बी वाई प्लस में है तो यहाँ पे आकर के ये बी वाई
माइनस में आ जाएंगे। ये इसका गुणधर्म है कि कोई भी रैखिक समीकरण में अगर दायां पक्ष का कोई भी भाग, कोई भी चर वाला भाग अगर दूसरे पक्ष में, चर या अचर भाग दूसरे पक्ष में जाता है तो वो अपना चिन्ह बदल करके, अपना गुणधर्म बदल करके ही दूसरे पक्ष में जा सकता है। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, किसी रैखिक समीकरण का लेख चित्र हमेशा, सबसे पहली बात, किसी भी रैखिक समीकरण को ग्राफ पे दिखाने पर हमेशा एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक है। दूसरा, अगर समीकरण का हल x इजिकल टू मान लीजिए a है तो ग्राफ y के समांतर या पैरेलल होगी। तीसरा, अगर y इजिकल टू a है तो ग्राफ x अक्ष के समांतर होगी। अगर चौथा, x इजिकल टू 0 हो तो ग्राफ y अक्ष होगा। इसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे दिखाएंगे तो अभी देखिए, जैसे x इजिकल टू सी है, मान लीजिए x इजिकल टू सी या मान लीजिए 5 ले लीजिए। अगर ग्राफ पे इसको दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए x का 5 है तो ये हमेशा ये इसके समांतर होगी। x इजिकल टू सी है तो ये हमेशा y अक्ष के समांतर होगी। सॉरी, x अक्ष के समांतर तो वो y अक्ष के समांतर होगी। x का वैल्यू अगर ये है तो y अक्ष के समांतर होगी। अगर y इजिकल टू सी है तो देख लीजिए, मान लीजिए सी है तो ये हमेशा ठीक है। अगर y इक्वल टू सी है तो ये x अक्ष के समांतर, तो ये हमारा x अक्ष है तो इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, अगर x इक्वल टू 0 है तो ग्राफ हमारा x इक्वल टू 0 है तो ग्राफ हमेशा y पे ही होगा। y का वैल्यू कुछ भी हो, अगर x 0 हो गया तो ग्राफ हमारा y एक्सिस पे होगा। y डैश x डैश, तो हमारा x का तो कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 है। तो अगर कोई भी ग्राफ उठेगा तो ये
वाई एक्सिस इसका ग्राफ हो जाएगा। अगर वाई का मान 1 है तो 0 1 पे आकर के, और लाइन यहाँ से 0 से आकर के एक ग्राफ ऐसे एक सीधी रेखा खींची जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें ग्राफ पे समझ लिया। अभी हम नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण के हल। हम रैखिक समीकरण को 5 अलग अलग विधियों से हल करते हैं, जिसमें सबसे पहला है विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि देखने से लगता है ना एलिमिनेशन, मतलब किसी हम पक्ष को विलुप्त कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। एलिमिनेशन, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब विधि, विलोपन मतलब विलुप्त करना, मतलब ख़त्म करना। तो मान लीजिए जब हमारे पास कोई 2 अलग अलग रैखिक समीकरण दिया हो, जिसमें कोई एक युग्म उसमें कॉमन हो, तो हम उसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। और सेम अगर 2 ही है तो उसका दूसरा विधि क्या है, प्रतिस्थापन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, किसी एक चर का वैल्यू दूसरे समीकरण के चर के जगह पे रख देना। किसी एक समीकरण के एक चर का मान दूसरे समीकरण के उस चर के जगह पे रख करके सॉल्यूशन करना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन देखने से लगता है ना कि किसी जगह पे किसी चीज़ का वैल्यू रख देना, मान रख देना। अब तीसरा हमारा हो जाता है वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CRO, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ रहे होंगे ना, कि मल्टीप्लाई करना है बट क्रॉस करना है, एक दूसरे को सीधे सीधे मल्टीप्लाई ना करके एक दूसरे को आड़े तिरछे मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको हम वज्र गुणनखंड बोलते हैं। और चौथा क्या होता है, आलेख विधि, मतलब ग्राफिक आलेख विधि। आलेख विधि में क्या, हम ग्राफ पे चीज़ को नोट करके ग्राफ वैल्यू से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसके चर वैल्यू का, चर पद का मान हम निकाल लेते हैं, मतलब ग्राफिक विधि, ग्राफिक मेथड। ठीक है, ये चौथा हो गया। और पांचवा एक होता है तुलनात्मक विधि। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपैरिजन मेथड। अभी हम क्या करते हैं, ये सभी का एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी हम सबसे पहले ले लेते हैं, नंबर 1 था विलोपन। ठीक है, विलोपन का क्या था, एलिमिनेशन, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास है 2x + 3y = 35, और दूसरा ये समीकरण आपका 1 हो गया। समीकरण को हम ऐसे नॉर्मल डिनोट कर देते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं समीकरण। और दूसरा है 3x + 2y = 40, समीकरण 2। अब विलुप्त करना है तो हम क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो जोड़ने और घटाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो किसी एक पद को बराबर करेंगे, ताकि हम अगर घटाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। एक पद का जो हमारा औचर वैल्यू है उसको हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम इसको इस दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई कॉमन चीज़ है जिससे मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर आ जाए, नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे
समीकरण को, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि हम अगर गुना करते हैं तो अगर दोनों पक्षों को गुना करते हैं तो समीकरण में कोई भी बदलाव नहीं आता है। समीकरण के एक्स पक्ष जो भी चर पद है उनमें बदलाव नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर हम एक्स पक्ष को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 को 2 से करेंगे। जबकि अगर हम y पद को विलुप्त करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख लीजिए, समीकरण 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 को इस 3 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 2x + 3y = 35। हम क्या कर रहे हैं, x पद को ख़त्म कर रहे हैं। तो x पद को ख़त्म करना जब भी हो तो आप दूसरे समीकरण का जो x पद है वो देख लीजिए। दूसरे समीकरण में x पद में कितना 3 है, तो हम 3 से करेंगे, इनके दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 का x पद क्या है, x पद का अचर क्या है, 3 है। तो 3 से हमने क्या किया, दोनों पदों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए ये क्या हो जाता है, 3 को 2 से करते हैं तो 3:2 क्या हो गया, 6x प्लस ये 3:3 हो गया 9y = 35 × 3 = 105। ये समीकरण 3 हो गया। अभी दूसरे पद को क्या करेंगे, दूसरे पद को हम क्या करेंगे, 2 से कर देंगे। क्यों, क्योंकि तभी तो हमारा ये 6 आ पाएगा। जैसे हमारा ये समीकरण 3 6 हो गया। अभी हम समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 2 है उसमें x पद का अचर क्या है, 2 है। तो हम समीकरण 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए समीकरण 2 को 2 से, तो 2 × 3x + 2y = 2 × सेकेंड पद क्या है, 40। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 3 × 2 क्या हो गया, 6x + 2 × 2 हो गया 4y = 40 × 2 हो गया 80। ये समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी एलिमिनेट करना है ना, तो अभी हम नेक्स्ट में क्या कर लेंगे, समीकरण 3 में से या तो 4 को घटा दे या 4 में से 3 को घटा दे। तो समीकरण 3 - 4 मैं कर लेता हूँ। अभी देखिए समीकरण 3 क्या है, 6x + 9y। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6x + 9y = 105। ये हमारा समीकरण 3 था, पीछे देख लिया। और समीकरण 4 क्या था, 6x + 4y = 80। समीकरण 4। अभी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है तो हम घटा देंगे। देखिए हमारे दोनों पद ये बराबर था, अगर घटाते दिए तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। लेकिन हम क्या करेंगे, घटा रहे थे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है और माइनस लगाएंगे तो हमेशा प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ भी कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और इसको घटा देंगे। देखिए 6 में से 6 गया 0। ठीक है, और ये 9 में से 4 गया 5y = अब देखिए 105 में से 80 जाएगा, कितना बच 25। तो अभी यहाँ से देख लीजिए y = 25। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना, देखिए y का मल्टीप्लाई में है ना, तो y रह गया, तो ये 5 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो y बराबर की कितना आ गया, y = 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास समीकरण है, समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी अगर हम y का वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में y का वैल्यू रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, देख लीजिए 2x + 3y। ठीक है, = 35 है। टू एक्स प्लस 3y = 35 है। ठीक है, देख लीजिए 2x + 3y = 35 है। तो 2x + 3y = 35 में हम क्या करते हैं, y का वैल्यू रख देते हैं। 2x तो 2x से रहेगा ही, और 3 के जगह पे हमारे 3 × y का कितना आया है, 5 वैल्यू आया, तो बराबर 35। अब यहाँ पे देख लीजिए 2x तो ये इधर ही रह जाएगा, प्लस ये 5 दिए 15 = 35। अब 2x = 35 और ये देखिए ये चर वाला वैल्यू आ गया, और सॉरी और चर वाला आ गया, तो ये प्लस में तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस। ठीक है, 15
तो यहाँ पे 2x इजिकल टू 35 में से 15 गया 20, और ये कट जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमारे पास कितना निकल गया, x इजिकल टू 10 और y इजिकल टू 5। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा विधि, विलोपन विधि। समझ में आ गया। अगर हमें सेम अगर यहाँ पे देख लीजिए, हमें अगर विलोपन विधि में अगर y को विलुप्त करना होता तो हम क्या करते हैं, अभी जैसे 2 और 3 से मल्टीप्लाई किए थे एक दूसरे को क्रॉस, कि 2 वाले को समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और समीकरण 1 को 3 से कर दिया। सेम यहाँ पे अगर y को ख़त्म करना होता तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते और समीकरण 2 को इस 3 से कर देते। ठीक है, तो हमारा y गायब हो जाता, फिर हमारे पास पहले वैल्यू x का आ जाता। लेकिन हमने कोई बात नहीं, कुछ भी करना है, हमने x या y किसी एक को विलुप्त करना है या एलिमिनेट करना है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि हम उसका सब्स्टिट्यूट, उसका कोई दूसरा वैल्यू हम रखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक जगह पे अगर कोई x का मान हमारे पास है तो हम दूसरे समीकरण में उसका वैल्यू रख देते हैं। तो सेम इक्वेशन हम लेते हैं 2x प्लस 3y इजिकल टू 35 और फिर 3x प्लस 2y इजिकल टू 40 हमारे पास समीकरण 1 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सबसे पहले हल निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी दोनों में से किसी एक को x के टर्म में या y के टर्म में ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 35 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा था कि कोई भी अगर पद दूसरे पक्ष में जाता है तो अपना चिन्ह बदलता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x इजिकल टू 35 माइनस 3y, क्योंकि यहाँ पे 3y किस में था, प्लस में था, तो दूसरे साइड गया तो माइनस में आ गया। तो यहाँ से x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 35 माइनस 3y। अभी देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, क्योंकि 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, डॉट है, तो यहाँ पे x रह गया, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पे, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इजिकल टू 40। ठीक है, तो अभी 3 तो रहेगा ही क्योंकि वो औचर है, लेकिन x का मान हमारे पास कितना आ गया, ये 35 माइनस 3y बाई 2, और उसके बाद ये तो प्लस तो पहले था ही 2y इजिकल टू 40। अभी देख लीजिए, कर देते हैं इनका हम, ये विन का जो आपने पढ़ाई होगा। सबसे पहले 35 दिए 105, ये माइनस 3 टू 3 9y, ठीक है, बाई 2 प्लस 2y बाई 1 इजिकल टू 40। ठीक है, अभी देख लीजिए नेक्स्ट, अभी इन दोनों का भिन्न का जोड़ हम कर देंगे तो 105 माइनस 9y प्लस ये 2 इंटू 2 इजिकल टू 4y बाई 2 इजिकल टू 40। ठीक है, 40 है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो 105 माइनस 9y प्लस 4y बाई 2 इजिकल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना है 40। ठीक है, अभी देख लीजिए 105 माइनस 9 और 5 है, देखिए 9 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 9 और 4 को एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो 5y बच जाएगा, और पीछे माइनस चिन्ह इसलिए रहेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है, इजिकल टू, अब ये 2 है, ये क्रॉस में चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। ठीक है, तो 40 इंटू 2, तो यहाँ से मान लीजिए ये माइनस 5y रह जाएगा, और ये 80, और ये इधर कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो इधर आकर के माइनस 105 हो जाएगा, तो माइनस 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस 25। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट होकर के प्लस हो जाएगा, और 5 इज टू
5 इजिकल टू 25, तो ये y इजिकल टू 5 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में y का वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण हमारे पास एक क्या है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 35, यही है ना हमारे पास। एक सेकेंड, टू एक्स प्लस 3y इजिकल टू 5 है, ठीक है। सॉरी गायब हो गया, तो हम दोबारा कर लेते हैं। हमारा प्रतिस्थापन है, उनमें आपने देख लिया कि हमारे पास y इजिकल टू 5 आ गया था। तो हम समीकरण 1 में क्या रखेंगे, y का वैल्यू। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 2x प्लस 3y इजिकल टू 35। तो देखिए 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना आ गया आपको, 5 इजिकल टू 35। अब यहाँ से 2x प्लस 15 इजिकल टू 35, तो यहाँ से 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस 15, तो यहाँ से 2x इजिकल टू 20, क्योंकि 35 में से 15 गया 20, ठीक है। यहाँ से बच गया 10, इसलिए x इजिकल टू 10। देख लीजिए यहाँ भी आपको क्या आ गया, y इजिकल टू 5 और x इजिकल टू 10, सेम वैल्यू आया। हमने देख लिया था विलोपन में भी और प्रतिस्थापन में भी। तीसरा होता है वज्र गुणनखंड। अभी हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसका देखते हैं एग्जाम्पल, वज्र गुणनखंड, ठीक है। तभी वज्र गुणनखंड मतलब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 है। दूसरा फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 के फॉर्म में अगर इक्वेशन है हमारे पास, तो हम सबसे पहले हम फार्मूला याद क्या रखेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए x बाय a1 b2, सॉरी फार्मूला क्या याद रखेंगे, x का निकालना है। तो देखिए एकदम समझने वाली बात है कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों टर्म को हम छोड़ देंगे, ठीक है, और हम इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फार्मूला देख लीजिए b1 c2, तो ये b1 ये c2 माइनस ये b2 c1, तो माइनस b2 c1, ठीक है, बराबर। अभी y का निकालेंगे तो y बाई सेम यहाँ पे y वाले टर्म में y वाले इस टर्म को हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे, और फिर ये लेंगे ये दोनों टर्मों को, ठीक है। तो a1 c2 माइनस a2 c1 अभी बराबर क्या है हमारा, तीसरा टर्म है c वाले में हम क्या करेंगे, c का मल्टीप्लिकेशन में 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है तो बट 1 बाय, अभी हम c टर्म छोड़ करके a और b टर्म को लेंगे, पहला और दूसरे पद को लेंगे, तो ठीक है। तो हमारा a1 पहला टर्म क्या है, a1 b2 माइनस ये a2 b1। अभी हम x का निकालने के लिए इसको बराबर कर लेंगे और y का वैल्यू निकालने के लिए इसको बराबर कर लेंगे। तो इस विधि को हम फॉलो करते हुए सेम एग्जाम्पल हम
फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन, सेम इक्वेशन हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या था, 2x + 3y = 35, समीकरण 1। और तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x + 3y - 35 = 0, क्योंकि बजर गुणनखंड में हमने फॉर्मूला क्या देखा है, ax + by + c के फॉर्म में था। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। और दूसरा था 3x + 2y = 40, ठीक है, ये था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3x + 2y - 40 = 0, समीकरण 2 हो गया। और ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं। तो हम x टर्म को लिखेंगे तो x वाले पद को हम छोड़ देते हैं। इस दोनों में देख लीजिए, x और y को छोड़ते हैं तो ये y वाला और ये कांस्टेंट पर ये दोनों आएंगे। तो b और c को लेते हैं। तो b1 क्या है, यहाँ पे 3 है। तो b1 c2 कितना है, -40। b1 c2 माइनस b2 क्या है, ये देखिए b2 c1। तो b2 है 2, c1 कितना है, -35, ठीक है, बराबर। अभी y पोस्ट क्या है, a1 c2। तो a1 हमारा क्या है, 2 है, c2 क्या है, -40, माइनस दूसरा क्या है, a2 कितना है, 3, c1 कितना है, -35, ठीक है, बराबर 1/, फॉर्मूला था a1 b2। तो a1 कितना है, 2, b2 कितना है, 2, a1 b2 माइनस a2 कितना है, 3, b1 कितना है, 2, a1 b2 a2 b1, ये 3 है, 2 नहीं है, 3 है, ये देख लीजिए a2 b1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये देखिए x/40 दिए -120, और ये प्लस हो जाएगा 35 दूनी 70, ठीक है, बराबर सेम y/, देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 105, बराबर 1/, ये 4 - 9, ठीक है। अभी थोड़ा स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते, ठीक है। अभी हमारा क्या था, इस पेज में देख लीजिए क्या है, x/, -120 + 70। तो ये नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, x/, -40 बराबर y/, कितना है, तो ये भी देख लीजिए, -80 + 105 कितना हो गया, 25। तो ये -25 बराबर 1/, ये कितना हो गया, -1/, -5, ये -5 हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं, फिर इसको इसके साथ कर लेते हैं। देखिए x/, -40 बराबर 1/, -5, और y/, -25 = 1/, -5, ठीक है। अब क्रॉस बज्र गुणनखंड था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देख लीजिए। तो ये -5x = -40। तो ये प्लस 5, सॉरी ये हमारे पास 40 नहीं, ये 50 था, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 50 तो हो जाएगा, 5 10 जा, और ये -5y = -25, ठीक है, 5 जा 25। तो इसलिए यहाँ से x = 10 और y = 5। देख लिया, तीनों विधि से हमने दिखाया आपको कि
एक्स का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 5 है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 5। आई थिंक आप सबको ये तीनों विधियाँ आसानी से समझ में आ गई होगी। और ग्राफ वाला आपने पढ़ा ही होगा, ग्राफ। और अपनी लास्ट एक हमारी विधि थी तुलनात्मक, ठीक है। तो हम ये वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, इसलिए हम फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय दोस्तों।